Hello everyone. So in the previous class we were discussing about the erosional fluvial landforms और उसमें हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे. फॉर एग्जांपल द वी शेप्ड वैलीज, gorges, canyons, waterfall, cataract, rapid with this plunge pool and potholes. Now the next one is the rapids and the cataracts. तो ये क्या है? So rapids are formed due to the unequal resistance of hard and soft rocks that is traversed by a river. तो रिवर जब फ्लो करती है तो उसके रास्ते में मेनली रिवर बेड में अनइक्वल रेजिस्टेंस वाली रॉक्स मिलती हैं. कुछ रॉक्स जो हैं वो हार्ड रॉक्स हैं, कुछ रॉक्स जो हैं वो सॉफ्ट रॉक्स हैं. तो उसकी वजह से जब वाटर वहां से फ्लो करता है तो वो उसको अलग अलग रेजिस्टेंस मिलती है, तो जिसकी वजह से जो रिवर वाटर का फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है और जिसकी वजह से ये रैपिड्स एंड कैटरैक्ट्स जो हैं ये बनती हैं. सो सिमिलर फॉल्स ऑफ द ग्रेटर डायमेंशन दे आर कॉल्ड एज कैटरैक्ट. तो रैपिड का ही एक बड़ा वर्जन है कैटरैक्ट. तो रैपिड थोड़ा छोटा होता है तो उसका बड़ा वर्जन इज कैटरैक्ट. सो दीज आर द सेक्शंस ऑफ अ रिवर वेयर द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट एंड फास्ट मूविंग. तो सिंस यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंस वाले पत्थर हैं, कुछ हार्ड हैं कुछ सॉफ्ट हैं, तो वैसी रॉक्स पे जब पानी बहता है तो वाटर फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है और फास्ट भी मूव करता है. सो ऑफन ड्यू टू द वेरिएशंस इन द ग्रेडियंट और द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स सच एज बोल्डर्स. तो हमने देखा होगा कि जब माउंटेन्स में रिवर में कहीं बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं तो वहाँ पे भी जो वाटर फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से पानी वहाँ पे तेजी से बहता है और टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है. So both are important in shaping the riverine landscapes as they can influence sediment transport and the habitat diversity. And cataracts can also interrupt the smooth navigation. Since यहाँ पे पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है और जो इसका बेस है वो इतना स्टेबल नहीं होता, मतलब वो ऊंचा नीचा होता है और इतना वो स्लोप नहीं है कि वहाँ पे कोई शिप या बोट निकल सके, तो वो ज़्यादा स्टीप होता है. फॉर एग्जाम्पल दीज आर द रैपिड्स एंड रैपिड्स आर फेमस फॉर रिवर राफ्टिंग. तो रैपिड्स में रिवर राफ्टिंग बनती है. तो यहाँ पे जो नीचे पत्थर होंगे वो अनइवन रेजिस्टेंस के होंगे, कुछ हार्ड होंगे कुछ सॉफ्ट होंगे और प्लस कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस भी होंगी रास्ते में, जिसकी वजह से ये जो पानी फ्लो कर रहा है ये इस तरह से करंट्स, एक रैपिड करंट्स की फॉर्म में मूव करेगा. सो फास्ट फ्लो होगा और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग जो है वो काफ़ी कॉमन है. सो दिस इज हाउ दीज रैपिड्स विल फ्लो. तो इस तरह से ये रैपिड्स बनती है यहाँ पे और यहाँ पे पानी का फ्लो काफ़ी तेज हो जाता है. सो दीज आर द कैटरैक्ट. अब ये थोड़े बड़े साइज के रैपिड्स हैं. तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, वाटरफॉल से कम है बट रैपिड से ज़्यादा है. तो दीज आर द कैटरैक्ट. फॉर एग्जाम्पल दीज वन. तो इनको लोग वाटरफॉल से कंफ्यूज करते हैं बट दीज आर कैटरैक्ट. वाटरफॉल में वाटर ऐसे वर्टिकली नीचे गिरता है, वाइल जो कैटरैक्ट्स है यहाँ पे ऐसे स्लोली स्लोली अलोंग द स्लोप वाटर नीचे आएगा और ये रास्ते में ये सारी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं बिकॉज ये हार्ड रेजिस्टेंस वाली रॉक्स हैं. तो दीज आर द कैटरैक्ट्स. तो इंटेंसिटी की बात करें हम लोग तो वाटरफॉल की सबसे ज़्यादा है, पानी ऐसे वर्टिकली नीचे गिरेगा. कैटरैक्ट उससे कम है जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा और रैपिड्स सबसे कम है जहाँ पे स्लोप और कम होगा. तो वाटरफॉल सबसे ज़्यादा, देन कैटरैक्ट्स, देन रैपिड्स. रैपिड्स आर फेमस फॉर रिवर राफ्टिंग बिकॉज कैटरैक्ट्स में तो कर नहीं सकते. तो जैसे ये है तो यहाँ पे राफ्टिंग तो हो नहीं सकती, तो रैपिड्स में ही राफ्टिंग होती है. तो इससे आप ये ऑर्डर याद रख सकते हो कि रैपिड सबसे लास्ट में है बिकॉज रैपिड में पानी कम जो फ्लो है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू दीज टू, और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग हो सकती है. तो आर फॉर रैपिड, आर फॉर राफ्टिंग. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द विंड गैप एंड रिवर कैप्चर. तो river capture or the stream piracy is a geomorphological process where one river it erodes its way into the watershed of another river, effectively diverting the water from the latter. तो इस केस में क्या होता है कि जब एक रिवर एक स्ट्रीम बह रही है तो वो क्या करती है, वो दूसरे जो स्ट्रीम है उसके एरिया में, उसके वाटरशेड एरिया में इन्वेड करती है. तो सपोज एक स्ट्रीम ये जा रही है, एक ऐसे इधर को जा रही है और यहाँ पे ये माउंटेन है बीच में. तो क्या होगा, स्लोली ड्यू टू इट्स करंट या कुछ और जियोलॉजिकल फीचर की वजह से यहाँ से ये जो पानी है ये इन माउंटेन्स को क्रॉस करके
ऐसे हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे पानी जो है वो कम हो जाएगा। तो दिस पार्ट, ये जो जहाँ पे पानी कम हो गया, जहाँ से उसका कनेक्शन कट गया है, दैट इज कॉल्ड एज द विंड गैप और दिस इज कॉल्ड द रिवर कैप्चर, बिकॉज एक रिवर ने दूसरी रिवर के एरिया को कैप्चर कर लिया। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज स्ट्रीम पायरेसी। तो एक ने दूसरे के एरिया को कैप्चर कर लिया। So this phenomenon can lead to significant changes in the drainage patterns and the ecological systems. तो इसकी वजह से जो रिवर ड्रेनेज पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा काफ़ी, और उसकी वजह से जो वहाँ की इकोलॉजी है वो भी इफेक्ट हो सकती है। तो विंड गैप्स क्या हैं? These are the remnants of a former river pathway that has been abandoned due to the changes in the base flow or the capture events, leaving a gap through which the wind now flows. तो एक रिवर ने दूसरे का एरिया जो है वो कैप्चर कर लिया है। तो ये जो पार्ट बच गया, जो इसका रेमिनेंट था जो पुरानी रिवर का, जो कि अब अबैंडन हो गया है, तो उसको बोलते हैं विंड गैप। और इस गैप की वजह से अभी सिंस ये खाली हो गया है तो यहाँ से जो विंड है दैट वो फ्लो कर सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं विंड गैप। तो विंड के बहने के लिए ये एक गैप है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज विंड गैप्स। तो अगर हम लोग इस डायग्राम से देखें तो एक रिवर ये जा रही थी और एक स्ट्रीम यहाँ से, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये कनेक्ट कर जाएगी इस तरह से। सो ये ऐसे कनेक्ट हो गई और जो पुरानी थी वो अब उसका कनेक्शन बंद हो गया। तो ये जो जगह बनी दैट इज विंड गैप और दिस इज द रिवर कैप्चर। सो इसमें भी यही है, एक स्ट्रीम ये थी, एक स्ट्रीम ये थी, अल्टीमेटली ये दोनों कनेक्ट हो गई। तो इसने ऐसे अपने आप को मोड़ लिया, इसके साथ कनेक्शन कर लिया, वाइल ये जो थी इसका कनेक्शन टूट गया और ये जो जगह है जहाँ पे इसका कनेक्शन टूट गया दैट इज कॉल्ड एज विंड गैप। तो ये भी सेम है, ये बीच में से एक रेंज जा रही है, माउंटेन रेंज है। तो यहाँ पे ये एक रिवर जा रही थी पहले और एक इधर को जा रही थी, तो इसने स्लोली ओवर द टाइम शिफ्ट कर लिया अपना पाथ इस तरह से, इसका एरिया कैप्चर कर लिया और ये जो रिवर थी ये टूट गई यहाँ से, यहाँ पे ये एरिया खाली हो गया दैट इज द विंड गैप। सो फाइनली द मिएंडरिंग। तो इरोजनल फीचर्स में मिएंडरिंग किस तरह की होती है, इसमें कौन सा फीचर है, दैट इज द रिवर क्लिफ इरोजन। तो रिवर क्लिफ इरोजन मिलता है यूथफुल स्टेज में रिवर की। सो द रिवर क्लिफ्स दे अराइज फ्रॉम द कांस्टेंट इरोजन ऑफ द रिवर बैंक्स। तो जब रिवर बैंक्स का कॉन्टिन्यूअस इरोजन होता है तो उसकी वजह से ये रिवर क्लिफ इरोजन इसको बोलते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली विद इन द meandering rivers where the outer bank experiences greater erosion due to the increased water velocity। तो अगर इस डायग्राम में हम लोग देखें तो ऐसे रिवर जो है वो मिएंडर करती हुई जा रही है। तो दिस इज द फ्लो ऑफ द रिवर। तो सिंस यहाँ पे वाटर कॉन्टिन्यूसली इस रीजन में लग रहा है, यहाँ पे इस ये मोड है जैसे रिवर का, तो यहाँ पे ये वाटर कॉन्स्टेंटली हिट करेगा, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये इसको इरोड कर देगा यहाँ पे। वाइल जो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये वाला एरिया होगा जहाँ पे मेन जो करंट है वो नहीं बह रहा, तो वहाँ पे डेपोजिशन हो जाएगी। तो ये हम लोग डेपोजिशनल फीचर में पढ़ेंगे, दैट इज स्लिप ऑफ द स्लोप, जहाँ पे डेपोजिशन हो रही है, वाइल जहाँ से ये इरोजन हो रहा है उसको बोलेंगे रिवर क्लिफ इरोजन। तो इसी तरह से अब पानी यहाँ से यहाँ पे टकराएगा और यहाँ पे रिवर क्लिफ इरोजन कर देगा, वाइल जो दूसरी इसकी ऑपोजिट साइड होगी वहाँ पे डेपोजिशन हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे फिर ये टकराएगा और यहाँ पे इरोजन कर देगा रिवर क्लिफ का, तो यहाँ पे रिवर क्लिफ्स विल बी फॉर्म्ड और यहाँ पे depositional features will be formed. So these are the various kind of erosional fluvial landforms. तो again this one, इसमें भी रिवर ऐसे जा रही है, यहाँ पे रिवर क्लिफ बनाती हुई जाएगी बिकॉज इरोजन करती हुई जाएगी और यहाँ पे डेपोजिशनल फीचर मिलेंगे ऑपोजिट साइड पे। सिमिलरली यहाँ पे फिर इरोजन करती जाएगी और ऑपोजिट यहाँ पे डेपोजिशन होगी, यहाँ से फिर यहाँ पे टकराएगा पानी और यहाँ पे इरोजन करता हुआ जाएगा और ऑपोजिट साइड पे ऐसे डेपोजिशन हो जाएगी। सो दिस इज द river cliff erosion during the meandering of the river. So now, just to conclude these erosional fluvial features, here we can see कि ये है V-shaped valley, यहाँ पे ये है गॉर्ज जिसकी जो वॉल्स है वो ऑलमोस्ट, इसकी जो साइड्स हैं ऑलमोस्ट वर्टिकल हैं। देन दिस इज द
ये बीच में एक वाटर डिवाइड था, एक स्ट्रीम यहाँ से जा रही थी, एक यहाँ पे है। तो स्लोली क्या हुआ, यहाँ से इस रिवर ने पाथ चेंज करके इसके एरिया में एनक्रोच कर लिया और रिवर कैप्चर हो गया, और ये जो बच गया इसका पुराना वाला पार्ट, दैट इज द विंड गैप। अब वाटरफॉल की बात करें तो यहाँ से पानी आ रहा था, ये हार्ड रॉक्स थी, इनको वो पानी जो था वो जल्दी इरोड नहीं कर पा रहा था, नीचे ये सॉफ्ट रॉक्स थी, तो यहाँ पे सडन ड्रॉप ऑफ एलिवेशन था, यहाँ पे पानी गिर रहा है, यहाँ पे नीचे जहाँ पे पानी गिरेगा वहाँ पे एक पॉट होल बन जाएगा, और साथ में जो ये बाकी सारा एरिया यहाँ पे एक पूल बन जाएगा, दैट इज द प्लंज पूल, और दिस इज द वाटरफॉल। और रिवर की हमने बात की थी, तो यहाँ पे जो ये वाटर का फ्लो है, तो जिस साइड पे ये जाके टकराएगा, मियंडर करते हुए ये रिवर जा रही है जो, तो जहाँ पे ये टकराएगा वहाँ पे इरोजन हो जाएगा, और अपोजिट साइड पे यहाँ पे डेपोजिशन हो जाएगी। वैसे ही अगेन यहाँ पे आएगा पानी, यहाँ पे टकराएगा इस साइड पे, तो यहाँ से इरोजन हो जाएगी, और इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे डेपोजिशन हो जाएगी। ऐसे ही आगे चलता जाएगा, इस साइड से इरोजन और अपोजिट साइड पे यहाँ पे डेपोजिशन हो जाएगी। सो दीज वर द सम ऑफ द इरोजनल फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। और जो बाकी के जो बचे हुए लैंडफॉर्म्स हैं विच आर द डेपोजिशनल फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।